गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा एजेंडा है वो है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, मतलब कि एंजाइम की कार्य करने की क्रियाविधि। ठीक है, एंजाइम जो है वो किस तरीके से काम करते हैं इसके बेसिस पर बहुत सारी थ्योरीज़ दी गई हैं जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। अब वो सारी थ्योरीज़ जो हैं वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग ईयर में जो अपना वर्क था एंजाइम के ऊपर, जो एंजाइम कमीशन स्थापित हुआ और सब साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से जो एंजाइम्स के बारे में स्टडी करी, इन सब के बारे में हमको आज डिस्कस करना है। तो एंजाइम एक्शन, एंजाइम के कार्य करने की क्रियाविधि। ठीक है, अब मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन की हमको बात करनी है। तो सबसे पहले तो एंजाइम के कार्य करने का या जो एंजाइम का जो एक्शन मैकेनिज़्म है उसकी अगर हम बात करें तो हमने पहले जब एंजाइम का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था कि किसी भी एंजाइम जो होता है उसके पास में, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके पास में एक या एक से ज़्यादा एक्टिव साइट हो सकती है। ठीक है, एंजाइम की एक्टिव साइट क्या होती है? एक्टिव साइट ऐसी जगह होती है एंजाइम की संरचना के अंदर जहां पर कोई बाहरी मॉलिक्यूल जो है, कोई आउटर फॉरेन मॉलिक्यूल जो है वो आकर के जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? ताकि वो एंजाइम को एक्टिव बना सके, क्योंकि एंजाइम के एक्शन की एंजाइम का जो एक्शन का तरीका है वही हमको डिस्कस करना है। तो इसके लिए मैंने आपको एंजाइम का जो स्ट्रक्चर बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक या दो से ज़्यादा उसमें एक्टिव साइट हो सकती हैं और उस एक्टिव साइट से कोई ना कोई फॉरेन मॉलिक्यूल आकर के जुड़ता है। इस फॉरेन मॉलिक्यूल या बाहरी पदार्थ को हम क्रियाधार बोलते हैं या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कहते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम एंजाइम का स्ट्रक्चर देखें या एंजाइम के स्ट्रक्चर की मैकेनिज्म देखें, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म के बेसिस पर हम ये देखते हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट जो हैं, अलग अलग जो उनका वर्क है उसके बेसिस पर तीन तरीके की थ्योरी जो है वो दी गई हैं। तीन थ्योरीज हैं इसके अंदर जो कि एंजाइम्स के एक्शन से रिलेटेड अब तक की सर्वमान्य थ्योरीज मानी जाती हैं। अब वो तीन थ्योरीज कौन कौन सी हैं, हमको तीनों थ्योरीज को डिटेल में देखना है। तो सबसे पहली जो थ्योरी है ना, एंजाइम एक्शन से रिलेटेड थ्योरीज रिलेटेड टू एंजाइम एक्शन। फर्स्ट थ्योरी जो हम डिस्कस करेंगे वो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ठीक है, सेकेंड जो थ्योरी हम डिस्कस करेंगे वो है लॉक एंड की थ्योरी। और थर्ड जो थ्योरी है जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। तो हमारी जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इन्हीं तीन थ्योरीज पर बेस्ड रहेगा। अभी तक एंजाइम से रिलेटेड हमने क्या क्या पढ़ लिया है हमारे सिलेबस को कवर करते हुए। तो एंजाइम सबसे पहले होते क्या है ये देखा था हमने। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने एंजाइम की डेफिनेशन देखी थी, एंजाइम होते क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है ये देखा था। एंजाइम से रिलेटेड जो भी हमारी हम बोलते हैं कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं एंजाइम्स की या नेचर ऑफ एंजाइम क्या होता है, कैसा होता है, एंजाइम्स कब सबसे ज़्यादा वर्क करता है, कब एंजाइम के एक्शन मैकेनिज्म कम होती है, तो इन सब के बारे में जो इनकी प्रॉपर्टीज़ थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने एंजाइम के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे वो था उनका कंपोजिशन या फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। कंपोजिशन में हमने होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, प्रोस्टेटिक ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। प्रोस्टेटिक ग्रुप के अंदर हमने फर्दर जो है को एंजाइम और को फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने अलग अलग एंजाइम्स के नॉमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन जो था उसके तरीके पढ़े थे। अलग अलग बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन या नॉमेनक्लेचर दिया गया था वो पढ़ा था। और एट द एंड हमने IUB के अंतर्गत, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो एंजाइम कमीशन स्थापित हुआ था 1961 में, उन्होंने एंजाइम्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया था? 6 ग्रुप में डिवाइड किया था। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने एंजाइम से रिलेटेड अभी तक स्टडी किया है। अब हम एंजाइम्स की एंडिंग की तरफ हैं। हम आज की जो पूरी क्लास है उसके अंदर मैकेनिज्म की ही बात करेंगे। इसके बाद में हमारे कुछ टॉपिक बचेंगे जैसे कि
फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, मतलब कि एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि हम हर चैप्टर के अंदर या हर मेन टॉपिक के अंदर ये चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे हमने ट्रांसपीरेशन के अंदर भी पढ़ा था कि फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन कौन कौन से हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, फोटोसिंथेसिस में भी हमने पढ़ा था, वैसे ही हम एंजाइम के अंदर भी पढ़ेंगे। तो हमारा जो लास्ट चैप्टर होगा वो कुछ उन छोटे पॉइंट्स के साथ में एंजाइम से रिलेटेड रहेगा। तो हम मैकेनिज्म की बात कर रहे थे। तो मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहला जो मैकेनिज्म या सबसे पहली जो थ्योरी दी गई थी वो थी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। हम एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थ्योरी हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या है, किसके द्वारा दी गई थी, प्रपोज की गई थी? ईएस कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो है वो दी गई थी 1902 के आसपास में ब्राउन के द्वारा। 1902 के आसपास दी गई थी, ब्राउन के द्वारा दी गई थी। और इस पर जो आगे का जो वर्क था या इसको क्लैरिफाई करने का जो काम था वो लियोपोल्ड माइकेलिस के द्वारा किया गया था, लेकिन जनरली इसका प्रतिपादक अगर हम बोले तो वो इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, अब ईएस कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या है? हमने पहले जब एंजाइम के स्ट्रक्चर की बात करी थी तो हमने क्या देखा था कि किसी भी एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है, ये क्या है, एंजाइम, वहाँ पर एंजाइम के स्ट्रक्चर में एक या दो एक्टिव साइट्स होती हैं। तो यहाँ पर ये जो साइट है ये क्या कहलाती है? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये एक बेस होता है एंजाइम के काम करने का, कि हम एक इक्वेशन भी बनाएंगे इसके बाद में। तो एक्टिव साइट, एंजाइम की एक्टिव साइट है ये, और एक्टिव साइट से इससे मिलता जुलता क्रियाधार जो है वो आकर के जुड़ता है। क्रियाधार मतलब क्या होता है? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो ये हमारा क्या है? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। हमने ये भी डिस्कस किया था कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्यों जरूरी होता है एंजाइम से जुड़ने के लिए, क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट में जब तक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल नहीं जुड़ेगा तब तक एंजाइम जो है वो एक्टिव नहीं बनेगा। मतलब कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए ये जो प्रोसेस है वो जरूरी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये है एंजाइम, ये है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। जब ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इसकी एक्टिव साइट के अंदर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? अब यहाँ पर ये तो हमारा था एंजाइम, ये हमारा है सबस्ट्रेट। ठीक है, तो जब भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ में जुड़ेगा क्या फॉर्म करेगा? ईएस कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसको हम बोलते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स, जब एंजाइम जो है ये सबस्ट्रेट के साथ में अटैच होता है। अब ये एंजाइम रेडी है, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो रेडी है। इसको हम हिंदी में एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र भी बोलते हैं, ईएस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमारी थ्योरी का नाम ही क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो यही है हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो रेडी है किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जैसे ही ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा क्या होगा कि अब जैसे ही ये जो एक्शन है या मैकेनिज्म है वो खत्म होगी तो क्या बनेगा? किसी भी मैकेनिज्म के खत्म होने पर एंडिंग में जो प्रोडक्ट रिलीज होता है, तो प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा और एंजाइम जो है वो वापस से उसी फॉर्म में हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा एंजाइम था, तो ये एंजाइम रिलीज हो गया, प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि किसी भी रिएक्शन के एंड में प्रोडक्ट बनता ही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एंजाइम
तो वैसा के वैसा रिलीज हो गया। मतलब कि जब भी रिएक्शन की एंडिंग होती है तब एंजाइम वैसा के वैसा रिलीज हो जाता है। इसका मतलब एंजाइम के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं होता है। मतलब एंजाइम जो है वो अभिक्रिया में पूरी तरीके से भाग लेता है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, तो ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंजाइम तो वैसा ही रिलीज हो गया, लेकिन जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही रिएक्शन की एंडिंग होती है तो एंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है ब्राउन के द्वारा दी गई है, जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी में जो भी एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ता है, ES कॉम्प्लेक्स बनाता है और एट द एंड प्रोडक्ट और क्या रिलीज करता है, एंजाइम को रिलीज कर देता है। अब एंजाइम फ्री है किसी अगली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस प्रकार से हम एक छोटी सी इक्वेशन बना सकते हैं इसके लिए, E प्लस S, ठीक है, ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। इस प्रकार से ये जो है एक इक्वेशन जो है वो फॉर्म होती है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ES कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। एंजाइम वापस से रिलीज हो गया। तो पहली थ्योरी तो हमारी ये थी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ठीक है, सेकेंड थ्योरी की अगर हम बात करें, सेकेंड जो हमारी थ्योरी है वो है लॉक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी 1998 में दी गई थी बाय एमिल फिशर। ठीक है, मेन जो इसके प्रतिपादक माने जाते हैं वो एमिल फिशर माने जाते हैं। लॉक एंड की थ्योरी, ताला और चाबी सिद्धांत इसको हम बोलते हैं। मतलब कि जो एमिल फिशर हैं इन्होंने ताला और चाबी से रिलेट करते हुए इस सिद्धांत को दिया। ये जो सिद्धांत है वो इस थ्योरी से मिलता जुलता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये थ्योरी सभी में एट द एंड ये थ्योरी यूज हो ही रही है, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स सभी में बनेगा। क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम को किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है, और ये इस कॉम्प्लेक्स हर किसी में फॉर्म होगा ही होगा। तो ये थ्योरी भी कुछ इससे मिलती जुलती है, लेकिन इस थ्योरी का नाम है लॉक एंड की थ्योरी। तो इन्होंने कुछ कनेक्ट करके बताया था, एमिल फिशर के द्वारा दी गई है 1998 में। ठीक है, अब अगर इसका क्लैरिफाई करने का काम है तो फील्ड और वुड के द्वारा इस थ्योरी को क्लैरिफाई किया गया था आगे और स्पष्ट किया गया था। अब जैसा कि हम बोलते हैं कि एंजाइम, किसी भी एंजाइम के पास में एक या अधिक एक्टिव साइट हो सकती है। ठीक है, तो एंजाइम की एक्टिव साइट है, वहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि एक्टिव साइट से बहुत सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर के जुड़ना चाहते हैं। मतलब हम अगर बोलते हैं कि ये एंजाइम है, सेम वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट में डिफरेंस है। अगर ये एंजाइम है हमारा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 एक्टिव साइट है। ठीक है, यहाँ पर 2 एक्टिव साइट है। इसका मतलब हमको एक ऐसा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल चाहिए होगा जो कि इस एक्टिव साइट या इस एंजाइम से मैच खाता हो, मतलब मैच रखता हुआ ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इससे आकर के जुड़ जाएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल भी हमारे पास एक ही है और जो सेम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा उसका स्ट्रक्चर भी इससे मिलता जुलता होगा, ऐसा नहीं होता है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं और सभी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में इस एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए कंपटीशन होता है। ठीक है,
तो उसमें से ऐसा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो इसके स्ट्रक्चर से बिल्कुल मैच खाता है वो इससे आकर के जुड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास में दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं। अब ये हमारे पास में कौन है, सबस्ट्रेट। ठीक है, ये हमारा कौन सा है मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो एंजाइम के साथ में जुड़ पाए। अब हमको ये देखना है कि किसका स्ट्रक्चर जो है वो एंजाइम से मैच खाता है। तो आप ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, क्या ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इस एक्टिव साइट से मैच करता है? क्या इसका स्ट्रक्चर जो है वो उसके एक्टिव साइट से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका स्ट्रक्चर जो है वो इसकी एक्टिव साइट से मैच कर रहा है। इसका मतलब ये एंजाइम जो है वो इस सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ेगा। ठीक है, फर्दर ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जब इस एंजाइम के साथ जुड़ेगा क्या फॉर्म होगा, ES कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा ES कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये ES कॉम्प्लेक्स सभी में फॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि पहले ही हमने देखा कि एंजाइम को काम करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स की नीड होती है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, हमारा जो एंजाइम है वो तो रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा एंजाइम था। एंजाइम में उसके स्ट्रक्चर में बिना कोई चेंज हुए क्या होता है, एंजाइम उसी फॉर्म में रिलीज हो जाता है और यहाँ पर प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, E+S। ठीक है, E+S जो है वो क्या बना देंगे, ES कॉम्प्लेक्स और ये E+P। ठीक है, E+S एंजाइम सबस्ट्रेट, ES कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। तो ये फॉर्म हो गया हमारा सेकेंड जो थ्योरी था वो। इसके अकॉर्डिंग एमिल फिशर ने क्या बताया था कि एंजाइम के अंदर एक या अधिक एक्टिव साइट होती है जिसकी स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने पहले बात करी थी कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, तो हर एंजाइम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, तो उसकी एक्टिव साइट से मिलता जुलता सबस्ट्रेट ही इससे आकर के जुड़ेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और लास्ट में एंजाइम रिलीज हो जाएगा जब रिएक्शन हो जाएगी और उसके बाद में प्रोडक्ट भी बन जाएगा। जब प्रोडक्ट बन जाता है तो एंजाइम फ्री हो जाता है। अब ये प्रोडक्ट जो है वो क्या है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और एंजाइम तो है वैसा के वैसा ही रिलीज हो जाता है। तो ये हमारी सेकंड थ्योरी थी, लॉक एंड की थ्योरी। ठीक है, हम एक बार पीपीटी में देख लेते हैं। सबसे पहले एंजाइम एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हमने देखा कि तीन थ्योरीज जो है वो दी गई हैं। सबसे पहली है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्बिनेशन या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है उसकी बात। तो ये तो सिंपल थ्योरी थी। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो है, दिस थ्योरी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्राउन इन 1902। ठीक है, 1902 में ब्राउन के द्वारा सबसे पहले ये थ्योरी दी गई थी। इसके बाद में एंड इन 1913 लियोनार्ड माइकेलिस एंड मॉड मेंटन वर्कड ऑन द डिसोसिएशन या डिसोल्यूशन ऑफ सुक्रोज एंड मेड इट कम्प्लीटली क्लियर। मतलब कि इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट तो हमारे कौन है, ब्राउन है। सबसे पहले 1902 में दिया था ब्राउन ने और उसके बाद में 1913 में जो लियोपोल्ड माइकेलिस हैं उनके द्वारा इनको जो मॉड मेंटन है उसके द्वारा इनको क्लियर किया गया था। ठीक है,
सुक्रोज डिस्ट्रीब्यूशन या डिसोल्यूशन के अंतर्गत, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन एंजाइम रिएक्ट्स विद द सबस्ट्रेट टू फॉर्म अ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। मतलब इस थ्योरी के अनुसार जो एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से क्रिया करता है ताकि वो क्या बना सके, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना सके, डिकम्पोजेस। और ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो डिकम्पोज होता है, जब वो टूटता है तो क्या करता है, प्रोडक्ट और बनाता है और एंजाइम को वापस से फ्री कर देता है। तो ये सिंपल सी थ्योरी है हमारी, जिसको हम एक इक्वेशन भी बता सकते हैं, जैसे E+S ES कॉम्प्लेक्स और E+P। ये इसका हिंदी फॉर्म हो गया, ठीक है। एंजाइम एक्शन की बात करिए तो ये एंजाइम है, ठीक है। ये इससे मिलता जुलता सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ठीक है। ये एंजाइम का शेप कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर एंजाइम की जो एक्टिव साइट है इसका शेप आप देख रहे हैं। अब इससे मिलता जुलता सबस्ट्रेट आपको यहाँ पर दिख रहा है जो इस जगह फिट आकर के बैठा है, तो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इससे आकर के जुड़ जाएगा। ये सबस्ट्रेट, ये एंजाइम मिल गए, इसका मतलब क्या फॉर्म हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, ठीक है। एट द एंड जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया में भाग लेता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तब एंजाइम तो वापस फ्री हो जाता है और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल या जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी थ्योरी है वो रिप्रेजेंट करती है एंजाइम के एक्शन को। दूसरी हम बात करें लॉक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी पूरी तरीके से ये जो थ्योरी है वो 1898 के आसपास दी गई थी, सॉरी 1898 है ना, 90 नहीं। एमिल फिशर ने सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट किया था, एमिल फिशर के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। एंड लेटर पोल फील्ड जो है एंड D.D. वुड्स मेड इट परफेक्टली क्लियर, इसको क्लियरिफाई करने का काम जो है वो इनके द्वारा किया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सम स्पेसिफिक रीजंस आर फाउंड इन द एंजाइम मॉलिक्यूल विच आर कॉल्ड एक्टिव साइट। मतलब कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव, या स्पेसिफिक साइट प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। Substrate connects to these active sites to form the enzyme substrate complex intermediate, ठीक है। मतलब कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो इससे आकर के जुड़ता है क्या बनाने के लिए, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट बनाने के लिए। एट द एंड ऑफ दिस एक्शन द एंजाइम इज रिलीज्ड एंड द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। मतलब कि जब अभिक्रिया पूरी हो जाती है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तब एंजाइम तो रिलीज हो जाता है वैसा के वैसा, बिना उसके स्ट्रक्चर में चेंज हुए, और प्रोडक्ट भी फॉर्म हो जाता है। द अबाव इक्वेशन शोज द एंजाइम या दैट एंजाइम रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ठीक है। अब जैसा कि हमने देखा कि ये जो ES जो लॉक एंड की थ्योरी है ना, लॉक एंड की थ्योरी, ये तो हमने देख लिया कि एंजाइम जो है वो रिलेटेड सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ेगा, ES कॉम्प्लेक्स बताएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इस थ्योरी को लॉक एंड की से कनेक्ट करके बताया, लॉक एंड की से समझाने की कोशिश करी। लॉक एंड की मतलब ताला और चाबी, जैसे कि हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, हर लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है, और उसी की से वो लॉक जो है वो ओपन होता है। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने की जो होती है, ठीक है, की जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस की ये एक्टिव साइट होती है, ठीक है। की जो है, आप लॉक एंड की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपको लॉक एंड की से समझना पड़ेगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर जो की होती है उसकी ये होती है एक्टिव साइट, ठीक है। ये हमने मान लिया कि एक एंजाइम है, की को हम मान रहे हैं कि एक एंजाइम है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी एक्टिव साइट है, तो हम मान रहे हैं कि ये इसकी एक्टिव साइट है। अब हमें किसकी जरूरत है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की। एंजाइम तो है हमारे पास में, अब हमको जरूरत है किसकी, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो ये है हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ये है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ये है एंजाइम, और ये है एंजाइम की एक्टिव साइट, ठीक है। अब हमारे पास में ये दोनों चीजें हैं, हमको क्या बनाना है, ES कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो जब भी ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम से आकर के जुड़ेगा, मतलब कि एंजाइम से जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर के जुड़ेगा, क्या फॉर्म होगा, ES कॉम्प्लेक्स।
अब आप देख सकते हैं कि हर स्पेसिफिक लॉग की एक स्पेसिफिक की होती है, तो यहाँ पर भी आपने देखा कि हर स्पेसिफिक एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है और एट द एंड क्या होता है कि ये कंप्लीटली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी होता है। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा ES कॉम्प्लेक्स, ये है हमारा एंजाइम, ये था हमारा सबस्ट्रेट और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या बना, ES कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ही ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा प्रोडक्ट को रिलीज करेगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। तो जैसे ही ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है एंजाइम तो अलग हो जाता है, प्रोडक्ट भी अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने इस थ्योरी को लॉक एंड की के साथ में रिलेट करते हुए समझाया कि कैसे ES कॉम्प्लेक्स बनता है, कैसे प्रोडक्ट रिलीज होता है और कैसे एंजाइम जो है वो वापस से फ्री हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी की अगर हम बात करें यहाँ पर, जो हमारा थर्ड जो थ्योरी है हमारी वो है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। लास्ट सबसे वैलिड या इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी थी वो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी मानी जाती है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रेरित आसंजन का सिद्धांत, प्रेरित आसंजन का सिद्धांत। अब ये दिया गया था 1958 के आसपास, 1963 के आसपास में। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, तो कोशलैंड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी की हम बात करें तो ये थ्योरी क्या है, हम अभी तक जो बात कर रहे हैं वो एंजाइम की बात कर रहे हैं, सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो एंजाइम के एक्टिव साइड से मैच रखता है या मैचिंग है वही उससे आकर के जुड़ता है। लेकिन इस थ्योरी में थोड़ा सा चेंज ये है, इस थ्योरी के अनुसार जो एंजाइम होता है उसकी एक्टिव साइड, अभी तक हम क्या देख रहे थे, एक्टिव साइड जो है उसका शेप जो है वो फिक्स होता है, एक्टिव साइट का शेप जो है वो फिक्स होता है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जिसका शेप एक्टिव साइट से मैच रखता होगा वही आकर के जुड़ेगा। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है उसका जो शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है, इरेग्युलर होता है या फिर जो हम बोल सकते हैं फिक्स नहीं होता है। ठीक है, वेरिएबल होता है। ठीक है, चेंज होता रहता है, परिवर्तनशील होता है। मतलब कि अब हमने अभी तक जो पढ़ा था उससे थोड़ा सा अपोजिट चल रहे हैं हम कि अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट थ्योरी जो कि कोशलैंड के द्वारा दी गई थी, इन्होंने क्या बोला कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो जो है आपकी वेरिएबल होती है, परिवर्तनशील होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स नहीं होता है। अब क्या होगा, तो अब जब इसका स्ट्रक्चर ही फिक्स नहीं है तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर के कैसे जुड़ेगा। तो इसको समझाने के लिए ये कहा जाता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट तो नॉन वेरिएबल है, मतलब परिवर्तनशील है, उसका तो कोई फिक्स शेप होगा ही नहीं। तो अब क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा वो उसका शेप फिक्स होता है, उसका शेप जो होता है वो फिक्स होता है। सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। तो अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्टिव साइट जो है एंजाइम की वो चेंज होती है, ना कि एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग सबस्ट्रेट चेंज होगा। सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट जो है वो चेंज होती है। अब यहाँ पर एंजाइम का शेप कोई भी हो, ठीक है, कोई भी एंजाइम का शेप हो, यहाँ पर हमने मान लिया ये एंजाइम है, ठीक है, ये इसकी एक्टिव साइट है। ठीक है, अब यहां पर हमने मान लिया कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो बॉक्स की शेप में है।
ठीक है। अब इस सबस्ट्रेट को इस एंजाइम के साथ में जुड़ना है, ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब आपको क्या देखना है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो तो आपकी चेंज होती रहेगी, लेकिन जो सबस्ट्रेट की जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग एक्टिव साइट जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। तो अब यहाँ पर ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जब इससे जुड़ेगा क्या फॉर्म होगा, ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बना, ये हमारा एंजाइम है, ये हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, शेप दोनों का, एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का शेप अलग अलग है। तो यहाँ पर एक्टिव साइट अपना शेप इसके अकॉर्डिंग बदल देगा, क्योंकि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो इसको प्रेरित करता है, वो इसको इंड्यूस्ड करता है अपना शेप बदलने के लिए। तो अब जैसा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, एंजाइम की एक्टिव साइट का शेप भी वैसा ही होगा। इसीलिए हम इसको इंड्यूस्ड फिट थ्योरी बोलते हैं, मतलब कि प्रेरित करने के बाद में सबस्ट्रेट जो है वो इसको क्या करेगा, प्रेरित करेगा अपने शेप बदलने के लिए, स्ट्रक्चर बदलने के लिए, और उसके बाद में इसके अंदर फिट होगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये हमारा एंजाइम था ब्लैक वाला, ये हमारा सबस्ट्रेट है। जब ये इससे जुड़ा क्या बना, ES कॉम्प्लेक्स बना। एट द एंड जब क्या होगा, रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करेगा, एंजाइम तो अपना वैसा के वैसा ही फ्री हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब प्रोडक्ट आपके इस तरीके से किसी भी शेप में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एंजाइम और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो इस पर क्या करता है, इंड्यूस करता है, इसको प्रेरित करता है अपना स्ट्रक्चर बदलने के लिए। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो वेरिएबल होती है, परिवर्तनशील होती है, जबकि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का शेप फिक्स होता है। अभी तक हम उल्टा पढ़ते आ रहे थे, मतलब कि जो अपोजिट कंडीशन, अभी तक हमने जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी देखी या फिर लॉक एंड की थ्योरी देखी, इसमें हमने क्या देखा था कि एंजाइम की एक्टिव साइट तो फिक्स है, लेकिन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो इससे मैच रखेगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की शेप फिक्स होती है। तो जैसा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा वैसे ही एंजाइम ये क्या करेगा, इसको इंड्यूस करेगा अपनी शेप बदलने के लिए, और इस प्रकार से जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो एंजाइम की एक्टिव साइट में आ जाएगा और इस प्रकार से ES कॉम्प्लेक्स बना देगा। लास्ट में एंजाइम तो अपने वापस बिना स्ट्रक्चर में चेंज किए एंजाइम तो रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट भी रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में एंजाइम के एक्शन को समझाने के लिए 3 थ्योरीज दी गई थी, जिसमें से सबसे वैलिड थ्योरी मानी जाती है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ठीक है। PPT में देख लेते हैं हम। लॉक एंड की थ्योरी हमने देख ली है, ठीक है। यहाँ पर जो रिवर्सिबल प्रोडक्ट प्रोसेस है तो उसके लिए हम दोनों तरफ एरो वाला प्रोसेस जो है, साइन जो है वो यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो E+S, इसी रिएक्शन की बात हो रही है, E+S ES कॉम्प्लेक्स E+B, ठीक है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये की है, इसको सबस्ट्रेट बता रखा है, लेकिन हम की को एज अ एंजाइम मानेंगे तो हमारे पास में ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अगर हम की को एंजाइम मानते हैं तब क्या होता है ना, आप लॉग को भी एंजाइम मान सकते हैं, लेकिन जब आप की को एंजाइम मानते हैं तो क्या होता है कि हमको एंजाइम उसी फॉर्म में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये अगर आप इसको एज अ एंजाइम ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो इसकी हो गई, ये पूरा एक एंजाइम हो गया और ये हो जाएगी इसकी एक्टिव साइट। अब इस एक्टिव साइट जो
सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इस एक्टिव साइट से मैच रखता है, वो इससे आकर के जुड़ेगा। तो हमने यहाँ पर जैसे लॉक में देखा था, तो ये इसकी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इससे जुड़ा था, ये इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स बना था, और एट द एंड जो है वो एंजाइम अलग और ब्लॉक एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग, ठीक है। यहाँ पर सबस्ट्रेट माना गया है, यहाँ पर लॉक को एंजाइम माना गया। अब क्या होगा, अगर ये लॉक को हम एंजाइम मानते हैं तो यहाँ पर ये इसकी एक्टिव साइट हो जाएगी। एक्टिव साइट का शेप फिक्स है। अब ऐसी की जो इससे मैच खाएगी इसके स्ट्रक्चर से, वो इससे जुड़ेगी, ठीक है। और ये जो है क्या बना देगी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या लॉक इन की कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस प्रकार से सेम चीज़ है, वही वाली एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जिसका शेप सिमिलर है वो मैच करेगा, आएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा। लास्ट इंड्यूस्ड फिट थ्योरी की बात करते हैं। दिस थ्योरी वॉज introduced in 1963 by D. Koshland. According to this theory, the composition of the active site of an enzyme is variable rather than static. मतलब कि एंजाइम जो कोशलैंड के द्वारा 1963 में दी गई थी थ्योरी, ठीक है। मतलब कि जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसका जो शेप होता है वो वेरिएबल होता है, स्टैटिक नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, परिवर्तनशील होता है। अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्शन इज एबल टू अल्टर the structure of the active site of a particular type of enzyme. यहाँ पर हम एक्शन की जगह सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का भी यूज़ कर सकते हैं या सबस्ट्रेट टर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट है ना, a specific type of substrate molecule is able to alter the structure of the active site of particular type of enzyme. Initially, the composition of a activity and the active site of the enzyme are not complementary, but the functional site जो है मतलब active site जो है changes the active sites of the enzyme and make it its supplement and connect to it and dissect to the binding of the एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एंड कन्वर्ट इट इनटू द प्रोडक्ट। कुल मिलाकर के वही है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो स्थिर ना होकर के परिवर्तनशील होती है। तो ऐसी कंडीशन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल उस पर प्रेशर डालता है या उसको प्रेरित करता है अपना स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए। उसके बाद में क्योंकि एक्टिव साइट जो है वो अपना एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर नॉन वेरिएबल होता है, तो ऐसी कंडीशन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का शेप होता है वो फिक्स होता है, वेरिएबल नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में वो प्रेरित करता है एक्टिव साइट को अपना शेप बदलने के लिए, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और एट द एंड ये पार्टिसिपेट करती है रिएक्शन के अंदर, और एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा एक कंप्लीट एंजाइम, ठीक है। ये है हमारा एक कंप्लीट एंजाइम, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का शेप, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। यहाँ पर आप सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का शेप देखिए, ये अलग है, यहाँ पर फिट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्टिव साइट में फिट हो सकता है? नहीं हो सकता। अब ऐसी कंडीशन में आप देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये एक्टिव साइट इस तरीके की थी जहाँ पर ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल नहीं जुड़ सकता था, फिर भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ने इसको इंड्यूस्ड किया, प्रेरित किया और एक्टिव साइट का शेप चेंज किया। क्योंकि एक्टिव साइट जो है वो परिवर्तनशील होती है, तो ये अपना शेप जो है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेती है। ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग इसने इसको प्रेरित किया। अब दोनों एक्टिव साइट्स ने अपना शेप चेंज किया अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, और इस प्रकार से एक ES कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो ये एंजाइम हमारा रिलीज हो गया और ये जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो गया। तो इस प्रकार से सारे जो एंजाइम हैं वो अपना वर्क जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में। और लास्ट में एंजाइम बिना स्ट्रक्चर में चेंज हुए अलग हो जाता है और प्रोडक्ट भी अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा आज कि एंजाइम जो है वो किस प्रकार से वर्क करते हैं, उनकी एक्शन मैकेनिज्म क्या होती है, किन किन साइंटिस्ट ने इसको समझाने के लिए थ्योरीज दी, और इम्पॉर्टेंट थ्योरीज की हमने आज बात करी, ठीक है। तो लॉक इन की थ्योरी, एंजाइम सबस्ट्रेट थ्योरी और इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। तो इस प्रकार से हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन वाला जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। थैंक यू।